स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम और पॉलिटिकल साइंस यूनिट हमारी फोर्थ थी। इसका जो लास्ट चैप्टर है पितृसत्तात्मकता, इसका हमारा ये दूसरा वीडियो है। चैप्टर बड़ा है तो इसलिए आपका ये वीडियो पार्ट में लेके आ रहे हैं। देखिए, पार्ट वन आपका ऑलरेडी बनाया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। पार्ट टू ये वाला वीडियो है और इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक आपका बच चुका है। जो बच गया उसको हम अगले वीडियो में यानी पार्ट थ्री में ले आएंगे और हो सकता है वो अगला पार्ट थ्री कल या परसों तक आपको अवेलेबल हो जाए। ये आपकी देख लीजिए सिलेबस है यूनिट फोर में। ये तीन आपके चैप्टर दिए हुए हैं, ये दो ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, इस वाले पे हम आ चुके हैं। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा पितृसत्तात्मक का जो बेसिक था वो सब कुछ हम लास्ट वीडियो में सब कुछ कर चुके हैं। अब आगे हम थोड़ा एडवांस में देखते हैं। आधुनिक समय में पितृसत्ता की विशेषताएं। समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। ये तो आप मानते ही हैं कि ये जो जितनी भी व्यवस्था है, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो या जो भी हो, ये सब मनुष्यों ने बनाई है। ठीक है, नेचर ने नहीं बनाया ये कोई व्यवस्था, ये हमारे द्वारा बनाई गई है। तो इसलिए इसको अगर रोकना चाहेंगे, इसको खत्म करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमें ही आगे आना पड़ेगा। ठीक है, ये जो व्यवस्था है इसको हम ही खत्म कर सकते हैं। विभिन्न समाजों में विभिन्न समय में विभिन्न स्थानों में अलग अलग पितृसत्तात्मक मॉडल होते हैं। आज आप भारत में देखोगे पितृसत्तात्मकता भारत में है। क्या यूरोप के जो विकसित देश हैं, क्या वहां पे ये व्यवस्था नहीं होगी? वहां पर भी पितृसत्तात्मकता है, भारत में भी है। लेकिन देखिए, अलग अलग समय में या फिर अलग अलग समाज में अगर हम इसको देखें तो पितृसत्तात्मकता सब जगह आपको मिलेगी, बट मॉडल उसके अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है, लड़कियों को पैदा भी नहीं होने दिया जाता। ऐसी समस्याएं हरियाणा राज्य में और देश के कुछ राज्यों में ऐसी समस्या ज्यादा थी। ठीक है, अब तो बहुत कम हो गई है और ना के बराबर है, पर शायद अभी भी होता होगा। लेकिन क्या ऐसा ही यूरोप के देश में भी होगा? हो सकता है वहां पे इतना ज्यादा ना हो। ठीक है, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था हर जगह है। मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, उसका लेवल अलग अलग हो सकता है। कहीं पे ज्यादा मतलब बंदिशें होंगी, कहीं पे कम बंदिशें हो सकती हैं, पर होता ये सभी जगह है। लेकिन सभी समाजों में ये देखा गया है कि सदैव पुरुषों को ही महिला की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। यह हमेशा से होता रहा है। पितृसत्ता में महिलाओं के साथ सदैव दुर्व्यवहार होता है। उन्हें समान रूप से सत्ता से बाहर रखा जाता है। अब देखोगे दुनिया भर में, अगर आप देखोगे सत्ता किसके हाथ में है? जो भी चाहे वो राजा रहे हों, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन में रहे हों, चाहे वो किसी और कम्युनिस्ट शासन में रहे हों, लेकिन जो भी अगर हम समाज में बात करें, सत्ता जिसके पास रही है तो वो कौन होते थे? वो मोस्टली आप देखोगे मेल होते हैं, यानी कि वो पुरुष होते हैं। महिलाओं के हाथ में अगर हम सत्ता की बात करें तो वो बिल्कुल कम रही है या ना के बराबर रही है। पितृसत्ता के द्वारा एक ही समय में महिलाओं को समाज में निचला स्तर दिया गया है। समाज में निचला स्तर कैसे दिया गया है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जब परिवार में मतलब लड़की का जन्म होता है तभी से भेदभाव शुरू हो जाते हैं। ठीक है, परिवार ही भेदभाव करता है, समाज तो करता ही है। पूरा आपको एक मतलब लंबे तरीके से समझाया हुआ था, ये वही बताया जा रहा है यहाँ पे भी। महिला और पुरुष में जो जैविक अंतर है वह प्रकृति द्वारा बनाए गए। जैविक अंतर का मतलब क्या है? जो बायोलॉजिकल अंतर हम मेल एंड फीमेल में देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेल है एक फीमेल है, यानी कि एक पुरुष है और एक स्त्री है। मेल जो है, फीमेल जो है, इनका जो शरीर है, शरीर की जो बनावट है वो अलग है। ठीक है, शारीरिक क्षमता जो होती है वो अलग होती है। फीमेल जो होती है वो बच्चे को अपने गर्भ में रख सकती है, अपने पेट में बच्चे को पाल सकती है और उसको जन्म देती है, फीमेल। लेकिन पुरुष अपने पेट में बच्चे को रख के जन्म नहीं देते। अब ये व्यवस्था किसने बनाई? ये कोई समाज ने थोड़ी ना ये व्यवस्था बनाई, ये तो प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो यही कहा जा रहा है कि पुरुषों ये महिला और पुरुष में जो अंतर हम देखते हैं ना, वो कुछ जैविक अंतर है जो कि प्रकृति के द्वारा बनाए। इसको हम चेंज नहीं करते, ना ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो नियम या वो अंतर जो समाज ने बनाए हैं, हमने बनाए हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि फीमेल जो है, उनके साथ जो बुरा बर्ताव होता है, दुर्व्यवहार होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम पुरुष से बच्चे पैदा करवा दें या फिर उसके गर्भ में बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आने वाले समय में साइंस इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाए, शायद ऐसा कभी हो भी जाए। लेकिन ये जो नियम है ये प्रकृति द्वारा बनाए हुए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम है, लेकिन पुरुषों को प्रकृति में अधिक महत्व दिया जाता है समाज वगैरह में, महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। लैंगिक भूमिकाएं और रूढ़ियां, रूढ़ियां मतलब कुछ पुरानी विचारधाराएं या फिर मतलब कुछ घिसी पिटी मान्यता। लैंगिक भूमिकाएं और रूढ़ियां हर समाज में देखने को मिलती है। रूढ़िवादी सोच हर सामाजिक वर्ग, उम्र और संस्कृति में पितृसत्ता के रूप में बदलती रहती है। अब रूढ़िवादी सोच क्या होती है? रूढ़िवादी सोच को हम कह सकते हैं पुरानी सोच। अब ये पुरानी सोच क्या होती है? जैसे मान लो गांव वगैरह में होते हैं बूढ़े, जो हमारे दादा दादी होते हैं, उनकी जो सोच आप देखोगे और अपनी सोच देखोगे तो हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा अलग है। वो कहीं ना कहीं पुराने नियमों, पुराने व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर मानते हैं और आजकल के नियमों को, आजकल की व्यवस्थाओं को बेकार बताते होंगे। चाहे वो रहन सहन का मामला हो, चाहे वो किसी भी चीज का मामला हो, ठीक है। तो वो जो उनकी सोच हो सकती है वो हो सकती है रूढ़िवादी हो, आधुनिक सोच हमारी हो सकती है, ठीक है, ये अंतर होता है। अब बात करेंगे पितृसत्ता की उत्पत्ति। आखिर ये जो पितृसत्ता हम पढ़ रहे हैं, ये जो व्यवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या फिर पितृसत्ता जो व्यवस्था है ये शुरू कब और कहाँ से हुई, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्यों शुरू हुई। तो पितृसत्ता की जो उत्पत्ति है इसका कोई एक मत नहीं है। पितृसत्ता की उत्पत्ति पे मतलब विचारक जो हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने ना अपनी अपनी बातें कही हैं, पर एक मत नहीं है। कुछ मतलब विचारक कुछ अलग तरह की बातें बताते हैं उसके लिए, कुछ दूसरे विचारक थोड़ा अलग बताते हैं, ऐसा। विद्वानों में इस पर अलग अलग मत हैं, यानी उनके विचार अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है इसकी जो शुरुआत हुई है वो महिला और पुरुष के जैविक अंतरों से हुई है। अभी मैंने आपको मेल और फीमेल के जो जैविक अंतर बताए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये उसी अंतर से ही ये पितृसत्ता शुरू हुई है। एक महिला ही गर्भ धारण करके बच्चे को जन्म दे सकती है, ये आपको बता रखा है, आप जानते हैं। इसलिए समाज ने क्या करा, असमान भूमिकाएं बना दी। अब सब जानते हैं कि महिला बच्चे को जन्म दे सकती है, तो महिला को काम ही दे दिया। क्या काम दे दिया कि महिलाओं को मातृत्व वाला काम करना है, बच्चों को पालन पोषण करना है, परिवार के प्रति समर्पित रहना है। यानी महिला का काम यही कर दिया कि तुम बच्चे पैदा करो और बच्चे को पालो और घर को देखो और घर पे रहो। यही वाला काम क्या कर दिया, महिलाओं को दे दिया गया। यानी कि समाज ने एक असमान भूमिका बना दी महिलाओं के लिए, ठीक है। जबकि उस बच्चे को पिता भी देख सकता है, फैमिली में और भी कोई देख सकता है, लेकिन सारा काम माँ को ही दे दिया। विद्वान जो है उनका नाम है हेवुड। हेवुड जो थे, इन्होंने क्या कहा इस व्यवस्था के ऊपर, इसे समझिए। ये कहते हैं कि पुरुष और स्त्री के सामाजिक भेदभाव का मूल कारण जो है वो जैविक भेद है। यानी ये जो जैविक भेद है इसी के कारण पुरुष और महिला में भेदभाव किया जाता है। नारीवादी समर्थक जो है वो इसका विरोध करते हैं। नारीवादी कहते हैं अगर मान लो बायोलॉजिकल या जैविक कोई भेदभाव है भी, अगर मान लो कुछ अंतर है भी, तो उसमें ये प्राकृतिक हो गया ना अंतर, ये समाज के द्वारा तो नहीं है, लेकिन समाज क्यों भेदभाव करता है। यानी कि ये कहते हैं कि इस चीज का विरोध करते हैं जैविक वाली बात का। इनका कहना है कि अगर जैविक अंतर प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका खुलकर विरोध करते हैं कि अब मेल और फीमेल वाला जो सिस्टम बनाया है इंसान ने नहीं बनाया है, ठीक है, नेचर से, भगवान से, प्रकृति से बन के आया है, जैसा है सही है। पर इसमें हमें समाज में क्यों अंतर करना चाहिए, इस चीज का नारीवादी लोग जो है वो विरोध करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिवेशवाद और विस्तार की नीति ने भी पितृसत्ता को मजबूत किया। अब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और समझ में आ भी जाएगा। उपनिवेशवाद और विस्तार, इसकी नीति ने पितृसत्ता को मजबूत किया। अब कैसे? आप देखिए आज के समय में तो ज्यादातर सभी देश दुनिया के आजाद आपको दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता था जब उपनिवेशवाद बहुत ज्यादा था। जैसे मान लो यूरोप के देश थे, जैसे मान लो ब्रिटेन था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो ब्रिटेन था, या फ्रांस था, या फिर स्पेन था, या फिर XYZ, बहुत सारे देश थे। उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था, ठीक है, उपनिवेश बना रखा था अपना, और वो वहां पे अपनी सत्ता और शासन चलाते थे। इसकी वजह से भी पितृसत्ता मजबूत हो गई। अब आप सोचोगे कि भाई उपनिवेशवाद और विस्तार की नीति से कैसे पितृसत्ता मजबूत हो सकती है, तो बारीकी से आपको समझना है। यहाँ देखिए, ये कहते हैं कि उपनिवेशवाद और विस्तार की नीति ने पितृसत्ता को मजबूत किया क्योंकि पुरुषों को कठोर यात्रा और लड़ाई की स्थिति में उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए, ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा करके भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो गुलाम बनाने के लिए कौन आए थे?
पुरुष आए थे, मेल आए थे या फीमेल आई थी? अब आप सभी जानते हैं कि मेल आए थे, पुरुष आए थे, समुद्र के रास्ते से आए थे, बंगाल में आए थे, उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करी, फिर धीरे धीरे उन्होंने वहां को समझा और वहां पे अपना युद्ध लड़े, मतलब लोगों को अपनी तरफ करा और अपना शासन जमा लिया। ऐसे ही फिर विस्तारवाद की नीति दुनिया भर में चलाई गई। तो कौन थे ये करने वाले? मेल थे, ये व्यवस्था लाने वाले मेल थे, पुरुष थे। तो ये जो पुरुष थे, ऐसा माना जाता है कि पुरुष जो है उनका शरीर जो होता है वो मजबूत होता है एक स्त्री के शरीर के मुकाबले। और ऐसा माना जाता है कि एक पुरुष में ताकत जो होती है एक स्त्री के मुकाबले ज्यादा ताकत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पुरुष जो है वो कठोर यात्रा भी कर सकते हैं, खतरनाक यात्रा, और भयंकर लड़ाई भी लड़ सकते हैं, इसके लिए पुरुष उपयुक्त होते हैं। तो विस्तारवाद की जो नीति थी वो इसी तरीके से हुई थी, मतलब विस्तारवाद में कठोर यात्राएं करनी पड़ती थी। यूरोप से आए थे वो, अलग अलग अफ्रीका में जाके उन्होंने गुलाम बनाया, अमेरिका के देशों में गुलाम बनाया, ठीक है, एशिया के देशों में गुलाम बनाया। तो इस तरीके से उन्होंने गुलाम बनाया, तो उसमें मेल ही तो आ रहे थे, कठोर यात्रा करके, लड़ाई झगड़े करके, इस तरीके से। तो शत्रुओं से लड़ने और उनको हराने तथा क्षेत्र के विस्तार में पुरुष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आप जानते हैं। इसलिए पुरुषों को बाहर आने के लिए कहा गया कि भाई जो भी पुरुष हैं वो बाहर आ जाएं और ये वाले काम कर लें। और जब पुरुष बाहर जाते थे लड़ने के लिए, विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए, तो उन पुरुषों के बच्चे भी तो होते होंगे घर पे। तो उनके जो बच्चे होते थे उनको कौन पालता? जब पुरुष तो बाहर लड़ने जा रहा है, पुरुष विस्तारवाद की नीति को बढ़ा रहा है, उपनिवेशवाद में लगा हुआ है, तो बच्चों को कौन पाल रहा है? जाहिर सी बात है कोई महिला पाल रही होगी, यानी उनकी बीवी, उन पुरुषों की बीवी, वाइफ, या फिर उन बच्चों की माँ उनको पाल रही होगी। तो यहीं से काम बन गया कि पुरुषों का काम जो हो गया वो बाहर के काम करने हैं, लड़ाई झगड़ा करना है, ये जो भी है, मतलब विस्तारवादी नीति, उपनिवेशवाद, इसमें पुरुष को डाल दो, और जो घरेलू काम होंगे वो महिला करेगी। तो यहाँ से भी एक भेदभाव हुआ, इसलिए कहते हैं कि उपनिवेशवाद और विस्तारवाद की नीति ने भी पितृसत्ता को मजबूत किया। इसलिए पुरुषों को बाहर आने के लिए कहा गया और महिलाओं को घर में बच्चों के पालन पोषण और परिवार की जिम्मेदारी दी गई। प्राचीन समय में मनुष्य की जिंदगी जो थी, ये भी बहुत बड़ा कारण है। आप आज के समय में देखते हैं, आज टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा विकास हो गया है। आज आप बहुत पुराने समय में जाओ, प्राचीन समय में क्या होता था? जब मनुष्य की जिंदगी थी वो कृषि और शिकार पे चलती थी। यानी आपने देखा था आखेट और शिकार, आप पढ़ते हो आखेट और संग्रहण, यानी कृषि और शिकार, या तो वो खेती करते थे या शिकार करते थे, इस तरीके से अपनी रोजी रोटी जिंदगी चलाते थे। तो ऐसे में भाई शिकार करना, खेती करना, ये बहुत ज्यादा श्रम का काम होता था, यानी मेहनत का काम होता था। आज के समय में टेक्नोलॉजी अच्छी है, खेती करना आज के समय में उस समय से ज्यादा आसान है, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और ट्रैक्टर के जरिए खेतों की जुताई कर दी जाती है, मशीनों के द्वारा अनाज की कटाई कर दी जाती है, बहुत मतलब टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है। पर उस समय सब कुछ होता था हाथ से, या फिर मतलब मशीन, छोटे मोटे औजारों से, जिसमें श्रम ज्यादा लगता था, मेहनत जो थी बहुत कठोर मेहनत लगती थी। तो ऐसे में कठोर मेहनत और श्रम की आवश्यकता होती थी। पुरुष जो थे वो ऐसे काम को आसानी से कर सकते थे, लेकिन महिला इतना श्रम वाला काम नहीं कर सकती थी। इसलिए समाज में प्राचीन समय से ही पुरुष को महत्वपूर्ण बना दिया, क्योंकि जैसा समाज था, जैसी वहाँ की रीति रिवाज थे, जैसे वहाँ के नियम थे, उसके अकॉर्डिंग जो पुरुष का शरीर था, या पुरुष जिस तरीके का था, वो उसको वैसे हार्ड वर्क वाले काम दे दिए गए, और महिलाओं को वही घरेलू काम दे दिए गए, और महिला को इसमें अनदेखा किया जाने लगा। लिंग आधारित सामाजिक दरार, जो लिंग आधारित समाज में जो दरार है, उसने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको वर्ड बेशक से कम दिख रहे हो, बट आप इसको समझ जाते हो, तो पेपर में जितने वर्ड आप स्क्रीन पे देख रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा एक्सप्लेन करके आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों को समझ लीजिए आप। अब बात करते हैं कि पितृसत्ता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली विशेषताएं। पितृसत्ता जो है, इस प्रथा से क्या कुछ उत्पन्न हुई, क्या विशेषताएं हैं? तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने सार्वजनिक और निजी द्वंद्ववाद उत्पन्न कर दिया, यानी सार्वजनिक और निजी के बीच में बहस वाला मुद्दा ले आए हैं। यहाँ पे क्या हो गया? काम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हो गया निजी, जो घरेलू काम है, और एक हो गया सार्वजनिक, जो बाहर का काम है। अब घरेलू काम जो है, जैसे मान लो कोई घर का काम है, घर का काम है, और एक बाहर का काम है। आपको स्टार्टिंग में बताया था, घर का काम जो है वो फीमेल को दे दिया, यानी महिला को दे दिया, और बाहर का काम मेल को दे दिया, यानी कि पुरुष को दे दिया। देखिए, इससे क्या हुआ? निजी क्षेत्र में महिलाओं को दिए गए और सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों को दे दिए गए। पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, उसके कारण पुत्र को पिता के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। आप देखते हो गांव वगैरह में, ये वैसे शहरों में आप अगर रहते हो तो शहरों में तो ऐसा सिस्टम है कि आप पिछली गली में कौन रहता है आप उसका नाम भी शायद नहीं जानते होंगे। पर गांव में ऐसा नहीं होता। अगर गांव में आप जाओगे, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, गांव में बेशक से 500 घर हो, उन 500 घर में बेशक से पांच पांच फैमिली मेंबर, 10-10 फैमिली मेंबर रहते हो, और 2,500 से 3,000 लोग रहते हो। लेकिन अगर किसी बूढ़े व्यक्ति से आप जाके वहां पे पूछ लोगे भाई कि फलाने के घर जाना है, तो वो नाम से ही बता देगा, उधर चला जाओ, वो घर है, वो उसका बेटा है। मतलब गांव में हर इंसान लगभग लगभग एक दूसरे को जानता है, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से परिवारों के साथ रहते चले आ रहे हैं। पर शहरों में क्या है, बसावट अलग तरीके से, कोई बंगाल से आके बस गया, कोई बिहार से आके बस गया, कोई गुजरात से आके बस गया, कोई पंजाब से आके बस गया। सब अलग अलग स्टेट के लोग आके शहरों में रहने लग जाते हैं। ठीक है, पीढ़ियों से नहीं रहते आ रहे हो। तो इस तरीके की व्यवस्था होती है। तो ऐसे में क्या है कि जो नाम पुत्र को जाना जाता है वो पिता के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है भाई कि किसका बेटा है, तो पिता का नाम बताता है वो हमेशा, माँ का नाम नहीं बताता कि मैं उसका, मेरी माँ का नाम ये है। पिता का नाम पूछा जाता है, क्योंकि पिता के नाम से ही जानते हैं। अब ये पिता के नाम से क्यों जानते हैं भाई, माँ के नाम से क्यों नहीं जानते? तो यही तो पितृसत्तात्मकता है जो आप पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हो। यही तो मतलब समाज के नियम है कि मतलब मेल को, पिता को ज्यादा महत्व है महिला के मुकाबले। और महिलाओं को ऐसे कार्य को, कई सारे जो काम होते हैं उसको करने की मनाही है, जिसे वो कर सकती है। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो महिला कर सकती है पर उसको करने नहीं दिया जाता। जैसे मान लो वो पढ़ सकती है तो उसको पढ़ाया नहीं जाता। वो खेल कूद में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, घर के बाहर जाकर क्या महिला काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। आज क्या महिला काम नहीं करती? महिला डॉक्टर है आज के टाइम पे, इंजीनियर है, टीचर है, और भी बहुत अच्छे अच्छे कामों में, बड़े बड़े कामों में महिलाएं हैं, पुलिस में है। यानी घर के बाहर जाके वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है महिला। लेकिन उस समय से क्या व्यवस्था बना रखी थी, महिलाओं को बाहर काम करने ही नहीं दिया जाता था। यानी कि महिलाएं वो काम कर सकती थी पर उनको मौका नहीं देते थे। ये व्यवस्था है पितृसत्तात्मकता। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना, महिला अगर कोई खेल खेले या किसी खेल में, जैसे मान लो क्रिकेट में जाना चाहे, बैडमिंटन में जाना चाहे, या फिर XYZ किसी गेम में जाना चाहे, तो महिलाओं को मतलब समाज भी परमिशन नहीं देता था, और घर वाले तो देते ही नहीं थे परमिशन, ऐसा था। लेकिन आज के समय में क्या महिला खिलाड़ी नहीं होती हैं? बहुत होती है, और बहुत बड़े बड़े नाम पे महिलाएं, महिला खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा नाम कमा रखा है अपना, मतलब खेल वगैरह में, बहुत सारे गेम्स में। तो समझ गया ना, मतलब ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी जिसमें पुरुष को तो सब कुछ आजादी थी पर महिलाओं को कई क्षेत्रों में रोका जाता था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिला की प्रजनन क्षमता को नियंत्रित किया जाता है। यानी बच्चे पैदा कौन करती है? महिला करती है। उसको नियंत्रित कौन करता है? पुरुष। अगर महिला चाहती है कि भाई मैं 2 बच्चों को जन्म दूं और उनको पालूं, लेकिन पुरुष चाहता है भाई मैं 10 बच्चों को जन्म दूं, उनको मतलब महिला के द्वारा पलवाऊं, तो फिर क्या होता है भाई, महिला की वहां पे नहीं चलेगी, उसको 10 बच्चे ही पैदा करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सिस्टम है। यानी पुरुष महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझने लगे हैं। समाज में लड़के को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कन्या जो होती है उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, यानी जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की देन है ये, जो लड़कियों को मार दिया जाता है, क्योंकि इसमें पुरुषों को महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृसत्ता जो है महिलाओं के श्रम को भी नियंत्रित करती है, यानी उनके काम को भी नियंत्रित करती है। महिलाओं को ऐसे काम दे दिए गए जिसके लिए उनको वेतन नहीं मिलता है। जैसे मान लो घर में झाड़ू पोछा लगाना, रोटी बनाना, और बच्चों को साफ सफाई देखना, बच्चों को स्कूल वगैरह के लिए तैयार करना, परिवार को देखना, घर पे मतलब घर घरेलू काम देते हैं बिल्कुल, जिसके तहत उनको वेतन नहीं मिलता है उस काम के लिए। और पुरुष वो वाले काम करते हैं बाहर जिनमें उनको पैसा मिलता है। तो ये जो व्यवस्था है पूरे चैप्टर में यही सब कुछ दे रखा है आपके। ठीक है, अब बात करते हैं विवाह और पितृसत्ता की। विवाह भी आप देख लिए, विवाह में भी नियम क्या है कि महिला जाती है शादी करके पुरुष के पास रहने। ठीक है, पुरुष नहीं जाता महिला के घर में रहने। तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिला की प्रजनन क्षमता को नियंत्रित किया जाता है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये वाला हम पढ़ चुके हैं, ये तो पढ़ चुके हैं, ये मिस्टेक से ये दोबारा आ चुकी है। यहाँ से देखिए, पितृसत्ता व्यवस्था के कारण बेटियों को पराया धन समझा जाता है। यानी जो लड़की का जन्म लेती है घर में तो उसको उसी समय से पराया धन मान लिया जाता है। हर परिवार को अपनी बेटी की जल्दी शादी करने की चिंता होती है। बेटियों को विवाह के उपरांत उनके ससुराल में भेजा जाता है, क्योंकि बेटी जब शादी कर लेती है तो अपने पति के साथ उसके घर पे रहती है, यानी ससुराल में रहती है। परिवार में महिला की इच्छाओं को नहीं समझा जाता है कि महिला क्या चाहती है। जैसे कि भाई बहुत सारी लड़कियां होती हैं, माता पिता के घर में पढ़ाई कर रही होती है, शादी हो जाती है, वो चाहती है मैं आगे और पढ़ाई करूं, या फिर मतलब मैं किसी नौकरी या किसी रोजगार में जाऊं। बट अगर उसके परिवार वाले जहाँ पे शादी हुई है वो मना कर देते हैं उसको पढ़ाने से, उसको नौकरी करने से, तो फिर यही मतलब है कि उनकी इच्छाओं को नहीं समझा जाता है।
यदि वह महिला अपनी पढ़ाई को आगे करना चाहती है नहीं समझा जाता, या नौकरी करना चाहती है तो उसके परिवार वाले उसको रोक देते हैं और उसको मजबूरन मानना पड़ता है वो। विवाह के बाद पत्नी का नाम जो होता है उसके पति के नाम के साथ बदल दिया जाता है, ठीक है। और जबकि पति मतलब सरनेम जो होता है पति का आ जाता है, जबकि पति का नाम वही रहता है। एक आदमी जो करना चाहता है उसको उसकी स्वतंत्रता है, वो कर सकता है अपनी मर्जी से, चाहे तो वो 10 नौकरी बदल सकता है, जैसा मर्जी वैसा कर सकता है। लेकिन महिला अगर नौकरी करना चाहे तो परिवार वाले उसको रोक देते हैं। तो ये है पितृसत्तात्मकता। लेकिन वही अगर कोई महिला कुछ कार्य करना चाहे तो इस प्रकार से उस पर पाबंदी का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि घर में जो महिलाएं होती है, या जो भी महिलाएं होती हैं, उसमें 70% महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, उनके साथ अत्याचार होता है। अब ये घरेलू हिंसा जो शब्द आया है, अब इसमें आप ये मत समझना कि ये केवल उन परिवारों में होती है जो गरीब होते हैं, या केवल उन परिवारों में होती है जो कम पढ़े लिखे होते हैं। ये उन परिवारों में भी होती है जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट में, वकील है, कोई पुलिस में है, कोई नेता है, वो भी अपने घर में महिलाओं के साथ इतना गलत दुर्व्यवहार करते हैं जो कि मतलब बहुत गलत है। तो ये एक रिपोर्ट बताती है कि 70% महिलाओं के साथ घर में घरेलू हिंसा होती है। और अब आप समझ सकते हो कि पितृसत्तात्मकता जो है इसकी जड़ें जो है हमारे समाज में कितनी गहरी हैं। जो महिलाएं बाहर नौकरी करती हैं उनके साथ कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी घटनाएं होती है। अब क्या होता है कि मान लो कोई महिला कहीं काम करने, या कोई महिला घर से निकलती है, तो उसको मतलब गलत नजरिए से देखा जाता है, उसको एक मतलब, अब आप समझ रहे हैं कि गलत नजरिया क्या है, उसको गलत तरीके से देखा जाता है। काम करने जाती है अगर वो कहीं बाहर पे तो यौन शोषण हो जाता है उसके साथ, जबरन कई जगह बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसे में क्या किया जाता है भाई, उस महिला को चुप रहने को कहा जाता है कि चुप इस मामले में ये देखा जाता है कि महिलाओं का इस मामले में चुप रहना ही ठीक है। अगर उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है तो ऐसा कहा जाता है। मान लो कोई समान काम कर रहा है पुरुष और महिला, तो महिला को वेतन भी कम दिया जाता है, महिलाओं को बेवकूफ समझा जाता है, ठीक है। पितृसत्ता के तहत पुरुष जो होते हैं खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन महिलाओं को अपने अधीन मानते हैं, अपने अधीन मानता है। ये सारी जितनी भी लाइनें यहाँ पे लिखी है सारी आपकी बुक में से ले रखी है, सेल में से। आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। आपको मेन मेन जो टॉपिक है यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत मतलब डीपली डिस्कस कर रहा हूँ, आप इन चीजों को याद करें बिल्कुल। पितृसत्ता जो है गतिशील व्यवस्था है, यानी समाज में आज से नहीं बहुत पुराने समय से है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज में किसी ना किसी रूप में ये आगे बढ़ती रहती है। यानी विभिन्न समय में विभिन्न समाजों में विभिन्न रूपों में अपना आकार और रंग बदलती रहती है। पितृसत्ता खत्म नहीं हुई है आज के टाइम पे भी। आज बेशक से लड़कियों को पैदा होने पे दुख ना मनाया जाता हो ज्यादा, आज बेशक से लड़कियों को पढ़ाया जाता हो, उनको खेल में आगे भेजा जा रहा हो, उनको नौकरी करने की परमिशन दी जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी समाज में पितृसत्ता है और भेदभाव आज भी है। तो हमें आवश्यकता है कि इस व्यवस्था को हमें बदलना चाहिए, और इस व्यवस्था को हमको खुद ही बदलना होगा, ठीक है। कोई बाहर से बदलने नहीं आएगा, हम सबको खुद बदलना पड़ेगा। पितृसत्ता जो है वो मानव निर्मित है, हमारे द्वारा बनाई गई, हमारे समाज के द्वारा बनाई गई है। इसको बदलेगा कौन, इसको बदलना भी हमारे द्वारा ही होगा। अब एक विद्वान है जिनका नाम है लर्नर। जो लर्नर हैं ये कहते हैं कि पितृसत्ता एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा तंत्र है, यानी एक ऐसी व्यवस्था है जो लगभग 2500 वर्ष तक विकसित हुई, यानी इसको बनने में, समाज में आने में लगभग 2500 साल लग गए। ये कोई घटना नहीं बल्कि ये व्यवस्था है जो कि बनाई गई है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिए, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, कई सारे प्राचीन उदाहरण दिए कैसे कैसे मतलब ये व्यवस्था बनी है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। और देखिए क्या होता है कि महिला को बोझ समझा जाता है। जब विवाह करके उसे अपने पति के घर आती है तो परिवार वाले उसे बोझ समझते हैं, और आर्थिक रूप से वो अपने पति पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि कमाने का काम किसका है, पति का। घर चलाने का काम किसका, महिला का। पूरी उम्र जो उस महिला को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, गुलामी। ये व्यवस्था महिला की महत्वाकांक्षा जो होती है, मतलब वो कई सारी महिलाएं होती है जो महत्वाकांक्षी होती हैं। महत्वाकांक्षी मतलब वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। जैसे कोई मतलब अच्छा पढ़ने में बहुत आगे जाना चाहती है, कोई गेम में जाना चाहती है, कोई नौकरी करना चाहती है, कोई कुछ बनना चाहती है, मतलब बहुत सारी मतलब उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है। लेकिन ये प्रतिबंधित हो जाती है परिवार में आकर, ठीक है। राज्य द्वारा यानी सरकार द्वारा भी महिलाओं को बहुत अधिक समर्थन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आज का आपका वीडियो जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और हमने टॉपिक को डिस्कस किया। अगली वीडियो में दो टॉपिक बच रहे हैं, पितृसत्ता की दुनिया में नारीवाद, और दूसरा टॉपिक है आपका पितृसत्ता को नारीवादी चुनौती।
इन 2 टॉपिक को अगले वीडियो में हम पार्ट यानी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आपका चैप्टर जो है वहाँ पे खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको 3 पार्ट में ये वीडियो खत्म करने वाला हूँ। तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं। आपका चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।